हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर। मैं मनीष कुमार सिंह आपको एनटीपीसी यूपीएसआई परीक्षाओं के लिए जीएस के सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में जान रहे हैं जो पहले आ चुके हैं तथा जिनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज जो है संविधान की तीसरी कड़ी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, जिसमें हम आज ठीक राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल कर्तव्य व राष्ट्रपति से जुड़े हुए सवालों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सीजन का। ठीक है, आज के सीजन का पहला सवाल क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के मामले हैं या किस प्रकार के तत्व हैं? ठीक है, क्या वाद योग्य हैं? ठीक है, न्याय योग्य हैं, अप्रवर्तनीय है या नन ऑफ दीज। एनओटी का मतलब क्या है? इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब होगा जल्दी से बता दीजिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। क्या सही जवाब होगा? अप्रवर्तनीय। ठीक है, जवाब क्या होगा? अप्रवर्तनीय जवाब होगा। मतलब कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आपको पता है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में जानते हैं हम। तो उसमें जो 37वां अनुच्छेद है वह कहता है कि यह न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, अर्थात इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। यदि ये हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या कुछ उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता। इसीलिए क्या है? यह अप्रवर्तनीय है। ठीक है, अगला है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, बात उसकी करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आपात उपबंध, तो क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, तो किसमें जुड़ा है हमारा सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें सामाजिक व आर्थिक समानता की बात होती है। तो सही जवाब क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो डीपीएसपी है वे हमारी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। चाहे अनुच्छेद 39 हो, चाहे 42 हो, ठीक है, चाहे 43 हो, 46 हो, ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो पहले दो सवाल आपने देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन है, कैसे तत्व हैं? तो अप्रवर्तनीय हैं। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, तो किसके माध्यम से? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आप लोग इसे नोट भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर देंगे। जैसे ही मैं लाइव आता हूं, ठीक, तुरंत आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और तुरंत ही उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी जो आज तक आपने पढ़ा है, चाहे किसी भी रूप में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, ठीक है, बेसिकली आप ऑफलाइन ही पढ़े होंगे ज़्यादा, ठीक है, तो उसका एक रिव्यू हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर तक है। साथ ही साथ पेपर तक आने तक, ठीक है, सभी विषयों की, ठीक है, लगभग, ठीक है, 400 से 500 क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इससे जो है पेपर में आप निश्चिंत होकर पेपर दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? अवधारणा किसमें निहित है? अवधारणा किसमें निहित है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर बताइए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? जल्दी से बता दीजिए। तो ठीक है, तो भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका मूल लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, मूल लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
तो कल्याणकारी राज्य है क्या, यह भी जानते रहिए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण, अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, तो भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। ठीक है, जैसे ही मैं लाइव आता हूं सारे लोगों को, अपने मित्रों को भी तुरंत लाइव पे ले आएं। ठीक है, शेयर करें लिंक को, बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन दबाए रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इससे आप तुरंत जुड़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बन सकती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है वसुधैव, ठीक है, क्या कह रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, कुटुंबकम की अवधारणा किस अनुच्छेद में है, अवधारणा किस अनुच्छेद में है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, सारा संसार एक परिवार है। ठीक है, यानी भाईचारे की भावना। तो कौन से अनुच्छेद में है, जल्दी से बता दीजिए। इधर मैं लिख रहा हूं क्या, अनुच्छेद 51 में। किसमें, अनुच्छेद 51 में, जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है। उसकी मूल भावना क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। मूल भावना क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं, आप नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में। किसमें, 40 में। ठीक है, 40 क्या कहता है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ठीक है, एक ग्राम पंचायत यानी कि, ठीक है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का क्या करे, गठन करे। कौन कहता है, राज्य का ये कर्तव्य होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन जो है, ये महात्मा गांधी जी का एक सोच थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि सत्ता प्रत्येक स्तर पर बटी हो, इससे तानाशाही नहीं आएगी। तो गांधी जी के विचारों को अपनाने के लिए अनुच्छेद 40 में क्या, किसको स्थान दिया गया, ग्राम पंचायतों के गठन को। हालांकि यह न्याय योग्य नहीं था, तो आज़ादी के समय ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हुआ। लेकिन कुछ साल बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, कहां पर, राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। आगे चलकर, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, सारा चीज क्लियर हो गया, ओके है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, 40 में है। ठीक है, चलिए अगला क्या देख लेते हैं। ठीक, किस समिति के, क्वेश्चन सुनिएगा और आप उत्तर दीजिए, तब तक हम लिखेंगे, किस समिति के, ठीक है, सुझावों पर, किस समिति के सुझावों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किस समिति के सुझावों पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर तो बता दीजिए। किस समिति के सुझावों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो जवाब क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई क्या, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है, 1976 में जब देश में आपातकाल का दौर चल रहा था, तो उसी समय, ठीक है, सुझाया कि क्या होना चाहिए, ठीक है, मूल कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए। कहां से लिया यह अवधारणा, ठीक है, हमने सोवियत रूस से लिया था। सोवियत संघ था, आज रूस बन गया है।
सोवियत संघ से लिया क्या, मूल कर्तव्य की अवधारणा। कहा गया यदि राज्य का कुछ कर्तव्य है तो प्रत्येक नागरिक का भी अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। इसी अवधारणा से ठीक है किसका विकास किया, किसे शामिल किया गया, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, किसमें शामिल किया गया था, कौन से संशोधन से, ठीक है 42वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है कई बार आया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है साल कौन सा है, 1976। ठीक है, किस समिति के सुझावों पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, कई बार पूछा गया है, कितने मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, ठीक है सब में पूछता रहता है कि कितने मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या लिखा, 10, 11, 8, 5। जवाब क्या होगा, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आपको पता होगा शायद। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। तो प्रारंभ में कितनी थी, 10 थी। अब बात करें स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर, तो उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को सुझाया था, लेकिन जब लागू हुआ तो इसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि क्या था, माता पिता अपने बालकों को स्कूल भेजे, इससे संबंधित था। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या देख लेते हैं। अगला है, एक वाक्य है, पूछ रहा है किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, कर्तव्य ही अधिकारों का मूल स्रोत हैं। ठीक है, कर्तव्य ही अधिकारों का मूल स्रोत हैं, अधिकारों का मूल स्रोत हैं। ठीक है, किसने कहा था, ठीक किसने कहा था, किसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, नेहरू जी ने, या नेहरू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, सी है महात्मा गांधी, ठीक है, डी है सरदार पटेल। ठीक है, जवाब क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो कर्तव्य ही अधिकारों का मूल स्रोत है, किसने कहा था। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य ही अधिकारों का मूल स्रोत है। ठीक है, यानी मूल कर्तव्यों की उन्होंने महत्ता बताई थी, भले ही उस समय शामिल नहीं किया गया लेकिन उसकी महत्ता बनी रही। ठीक है, कर्तव्य ही अधिकारों का मूल स्रोत है, ये वाक्य किसके हैं, ठीक है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हैं। किसके हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समितियों का गठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, का गठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। ठीक, सहकारी समितियों का गठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो जवाब क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो 43 का ख। ठीक है, अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण व प्रबंधन की बात की गई है। ठीक है, 43 क्या कहता है, 43 कहता है कि सरकार यह व्यवस्था, सरकार का यह राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने मजदूरों की न्यूनतम निर्वाह मजदूरी की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। 43 के क में क्या है, ठीक है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भी भागीदारी होगी। तो ख में है सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण व प्रबंधन की बात, गठन नियंत्रण व प्रबंधन की बात कही। किसमें कहा गया है, 43 के ख में कहा गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है आप उत्तर दे दीजिए तब तक। ठीक है, भारत का
वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी दिया है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी दिया है गृह मंत्री। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? ठीक है, भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है हमारा क्या? प्रधानमंत्री। इंग्लैंड से अवधारणा लिया था, जैसे वहां की महारानी वैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति। सारी लेकिन शक्तियां किसके हाथ में है? प्रधानमंत्रियों के हाथ में है। इसी वजह से वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति के नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, सवाल समझ गए ना? ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो आसान सा है ना, तो ऑप्शन नहीं लिखूंगा जो आसान क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सीधे बता दीजिए आंसर क्या होगा। कितने अनुमोदक लगते हैं राष्ट्रपति के नामांकन के लिए? तो आपको पता है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ठीक है, कितने? 50 अनुमोदक। ठीक है, और 50 ही क्या लगते हैं? प्रस्तावक भी लगते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए राष्ट्रपति के पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तभी वह नामांकन दाखिल कर सकता है। यही हाल उपराष्ट्रपति का भी है, लेकिन वहां पर 20 अनुमोदक और 20 क्या होंगे? प्रस्तावक होंगे। ठीक है, चलिए क्या सवाल था? कितने अनुमोदक? तो जवाब क्या हो गया? 50 अनुमोदक। अगर पूछता कितने प्रस्तावक, तब भी क्या होता? 50 प्रस्तावक होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? निपटारा कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन पहला लिखा था संसद लिखा है। ऑप्शन बी क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय लिख दे हिंदी में, सर्वोच्च न्यायालय लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष लिखा है। ऑप्शन सी क्या लिखा है? लोकसभा अध्यक्ष। क्या लिखा है? लोकसभा अध्यक्ष लिखा है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है उच्च न्यायालय लिखा है, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो बताइए, ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद किसके पास जाते हैं? ठीक है, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, लोकसभा अध्यक्ष या उच्च न्यायालय? तो सही जवाब इसमें से क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा किसके पास अधिकार है? सर्वोच्च। चुनाव आयोग भी दिया रहता है, तो चुनाव आयोग भी नहीं लगाते, क्या लगाना है हमको? सर्वोच्च न्यायालय लगाना है। सही जवाब क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। बहुत सारे लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं कि क्या दे रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पर, ठीक है, आसान सा है, कई बार सुना होगा आपने, एक सवाल बार बार एग्जामों में आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में शुरू किया जा सकता है? महाभियोग किस सदन में शुरू किया जा सकता है? ठीक है, शुरू किया जा सकता है। ठीक है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन में शुरू की जा सकती है? तो जवाब क्या होगा? दोनों में से किसी भी सदन में। ठीक है, क्या? किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। कितने सदस्यों द्वारा? 1/4 सदस्यों द्वारा। यह
प्रक्रिया क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 61 में इसका विवरण है। पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। एक सदन प्रस्ताव लाता है तो दूसरा इसकी जांच करता है। सब कुछ क्लियर, एक लाइन में सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया आपने जान लिया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में देश का राष्ट्रपति कौन होता है। देश का राष्ट्रपति कौन होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। ठीक है, तो बताइए तो जल्दी से जरा, जब देश में राष्ट्रपति भी ना रहे और उपराष्ट्रपति भी ना रहे उस समय, ठीक है, देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी किसके पास होती है। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा, किसके पास होता है, तो किसके पास बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, वो कौन है, ठीक कौन है, जल्दी से बता दीजिए तो। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, देश का राष्ट्रपति कौन देखता, कार्य का कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाए। क्या कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पॉकेट वीटो को कब तक सुरक्षित रख सकता है, कब तक सुरक्षित रह सकता है, कब तक सुरक्षित रह सकता है। 6 माह। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है अनिश्चित काल, डी ऑप्शन कह रहा है 6 सप्ताह। ठीक है, तो क्या जवाब होगा, पॉकेट वीटो को कब तक सुरक्षित रह सकता है, तो अनिश्चित काल तक रख सकता है। कब तक, यानी कि अनिश्चित काल तक रखेगा जब तक कि विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाए। ठीक है, अनिश्चित काल इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गया। अभी तक एक बार 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने, किसने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाक संशोधन विधेयक को अपनी जेब में रख लिया था। ठीक है, उस समय राजीव गांधी जी की क्या थी, सरकार थी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है देश का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, वो कौन था। ठीक है, सवाल तो आपने सुन ही लिया, तब तक आप आंसर भी दे चुके होंगे, मुझे पता है। देश का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, देश का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। किसको चुना गया है, ठीक है, एक बार मात्र नीलम संजीव रेड्डी जी को। किसको, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यही रेड्डी जी एक बार सत्ता पक्ष में होते हुए भी, सत्ता पक्ष की सरकार होते हुए भी वीवी गिरि जी से हार गए थे दूसरे राउंड की मतगणना में। वही नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के सरकार के दौरान क्या बन गए थे, देश के राष्ट्रपति, वो भी निर्विरोध, कोई भी इनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया, नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र बता दीजिए। तो आसान सा है, एक लाइन में 1 सेकंड में बताएंगे आप। ठीक है, आंसर क्या होगा, 35 वर्ष। कितना न्यूनतम है, 35 वर्ष, और अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं अपने यहां। ठीक है, एक राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला इससे भी आसान है।
कि राष्ट्रपति अपने पद पर, ठीक है, राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो जवाब क्या देंगे आप, ठीक है, अनुच्छेद 57 में विवरण है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी बार, ठीक है, असीमित बार, यानी कि अपने यहां कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका जैसा नहीं, अमेरिका में कोई व्यक्ति सिर्फ कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, तो अपने यहां ऐसा कोई भी, ठीक है, सीमा नहीं है। हालांकि आज तक 70 सालों के इतिहास में सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही 2 बार बने हैं, अन्यथा और कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सका है। क्लियर, ठीक है। तो कितनी बार, असीमित बार। अनुच्छेद अगर कोई पूछ देता तो आप 57 बता दीजिएगा, ठीक है। 52 में क्या राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यकारी प्रमुख, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन का तरीका, निर्वाचन विधि, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जानते हैं, 56 में कार्यकाल, 57 में क्या, पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, ठीक है, ये सारा आपको पता ही है, 59 में शपथ, 61 में महाभियोग। यही है ना पूरा राष्ट्रपति, एक लाइन से आपने जान लिया। चलिए तो अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए कितना वेतन पाता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए कितना वेतन पाता है, पद के लिए कितना वेतन प्राप्त करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए कितना वेतन प्राप्त करता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है, ऑप्शन बता दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन है 3.5 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख, ऑप्शन डी कुछ नहीं, ठीक है। तो जवाब क्या होगा बताइए, क्या होगा जवाब, ठीक है, तो कुछ नहीं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वह इसलिए मिलता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, इस वजह से उसे मिलता है क्या, वेतन, ठीक है। बाकी उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन उसे नहीं मिलता, जो भी वेतन मिल रहा है इसलिए कि राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति है। बाकी जब वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य देखेगा तो राष्ट्रपति का वेतन भी प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए तो अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्रपति, ठीक है, आसान सा है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा कि कौन सा राष्ट्रपति, क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ये हुआ कि कौन सा राष्ट्रपति मजदूर संगठनों से जुड़ा था, मजदूर संगठन से जुड़ा था, ठीक है। कौन था वो, ठीक है, जल्दी से जरा बता दीजिए तो, ठीक है, कौन था, ठीक है, वी गिरी साहब, गिरी साहब जो है, ठीक है, वी गिरी 1969 में बने थे क्या, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद छोड़कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और भारतीय इतिहास में एकमात्र बार द्वितीय राउंड की गणना हुई, और ऐतिहासिक भी था क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जिसका सत्ता उसी का राष्ट्रपति, ठीक है, परंतु पहली बार सत्ता के विपक्ष वाला व्यक्ति क्या बन गया, राष्ट्रपति, और वो कौन था, वी गिरी। किससे जुड़े थे, मजदूर संगठनों से जुड़े थे, ठीक है, आज़ादी के पहले से ही उनसे जुड़े रहे, ठीक है, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, ठीक, कौन, वी गिरी साहब बने थे, ठीक है, कौन, वी गिरी जी बने थे, ठीक है, जो कि मजदूर संगठनों से जुड़े थे। 1969 में क्या बने थे, देश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अगला क्या है, ठीक, अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है, कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 6 माह, ऑप्शन सी कह रहा है 3 माह, ऑप्शन डी कह रहा है 6 सप्ताह, ठीक है। तो जल्दी से जरा मुझे आंसर बता दीजिए तो,
कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो अधिकतम कितना? 6 माह। अर्थात यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी परिस्थितियों में 6 माह के अंदर चुनाव करा लेने चाहिए। तब तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति देश का बना रहेगा। ठीक है, तो अगला सवाल इसी से ही जुड़ा है। ठीक है, अगला सवाल जो है इसी से ही जुड़ा है। क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए कि कौन सा मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी सबसे पहले कार्य किया? ठीक है, ठीक, कौन सा मुख्य न्यायाधीश, कौन सा मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया, तो कौन था वो? जरा जल्दी से बता दीजिए तो। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन था वो व्यक्ति। कई अभी बोला हूं थोड़ी देर पहले भी। ठीक है, आप आंसर बताइए। कौन सा मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी कार्य किया? तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी थे। कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। ठीक है, तुल्ला साहब की बात करें, हिदायतुल्लाह जी की। ठीक है, तो 1969 में, ठीक है, 1969 में जब वीवी गिरी ने, ठीक, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला, लेकिन उनको चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में जब तक चुनाव की प्रक्रिया ना हो जाए, उस समय तक देश का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब देश के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो जवाब क्या? इन्होंने ही उस समय एक मामले की सुनवाई करते हुए हिदायतुल्लाह साहब के साथ जुड़ा है। प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा था? संविधान की मूल आत्मा। किसने कहा था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या हो सकता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति, क्वेश्चन क्या कह रहा था? उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या हो सकता है? आधार क्या हो सकता है? ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा आपको, तो हमसे आंसर भी जान लीजिए या आप बता दीजिए जल्दी से। तो ठीक है, क्या आधार हो सकता है? तो कोई भी आधार हो सकता है। ठीक है, सिर्फ संविधान का उल्लंघन ही नहीं बल्कि कोई भी आधार हो सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की, जिसके तहत हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे जो पहले आ चुके हैं तथा आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। तो आज की क्लास में यही तक था। अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और मंत्री परिषद, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित सवालों को करेंगे। ऐसे ही हम 15 से 20 क्लासेस चलाएंगे, जिसे पॉलिटी का, ठीक है, ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों की भी चलाएंगे 15 से 20 क्लासेस, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर अप होंगे। एग्जाम तक पूर्ण तैयारी हो जाएगी और आसानी से आपका एग्जाम निकलेंगे, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे वो क्या हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको, ठीक है, ये नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप मुझसे तुरंत क्या हो सके, जुड़ सके। तो बेल आइकन दबाना भी न भूलें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।